एक देश, एक तिरंगा और साथ ही एक संविधान भी। फिर एक समान कानून से विपक्ष को परेशानी क्या है? बहुत ही बढ़िया विचार है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी वजह से इसका मतलब ये होता है जाति या लिंग की परवाह किए बिना देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के अधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून का प्रावधान। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। ये भारत 145 करोड़ का देश है पूर्णिमा जी। देश के प्रधानमंत्री जी जब आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था मित्रों, एक देश एक टैक्स हम ये लागू करें। लेकिन आज अजय वर्मा हो, पूर्णिमा हो, 30 टैक्स तो मैं दे रहा हूं, गिनाना शुरू करूंगा तो भैया गिनती रहेंगी। मोटर टैक्स, गृह टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कितने सारे टैक्स जहां जहां लगते हैं हम सारे टैक्स दे रहे हैं। कोई कानून पास नहीं हुआ 2012 में। ठीक बात है साहब। यूसीसी, पूर्णिमा जी पूछ लेना, मैं बोल दूं यूसीसी नहीं, मैं बस लाइए इतना आप। कहना चाहती हूँ अजय जी, टैक्स की जब आप बात कर रहे हैं तो पूर्णिमा मिश्रा भी वही टैक्स देती है जो मोहम्मद साहब देते हैं, जो यूसुफ जी। साहब देते हैं और जो जोसेफ हाँ। साहब देते हैं। तो उसमें तो अगर- कोई दिक्कत अगर- नहीं है अगर- टैक्स को लेकर। अगर- लेकिन आज अजय जी, आज चर्चा टैक्स पर नहीं है। आज चर्चा नहीं, मैं तो टैक्स पर उसके- नहीं है, उसके यूनिफॉर्म फायदे सिविल बता कोड यानी रहा कि सिविल हूं। कानूनों पर है। पूर्णिमा जी पहले हाँ। पहले देखिए, आपने नहीं, भूमिका आ बनाई जाइए है। सिविल मेरा कानून पर टाइम चर्चा दिया के लिए है। आ जाइए। नहीं, कानून पे चर्चा होगी, उसी पे चर्चा के लिए बात हो रही जी। है। आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ रही है तो यस नो में जवाब नहीं दिया जाएगा। सुन लीजिए, समय अच्छा। दीजिए, सुनने ठीक का है, मकसद। तो आप अगर टैक्स से यूसीसी शुरू से, करिए। हाँ ठीक है, आप करिए, फिर मैं देखती हूँ आप कहाँ तक जाते हैं। अगर बोलिए। यूसीसी से भारत की महंगाई कम होती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, यूसीसी अच्छा। लागू कर दे। अगर यूसीसी से भारत का 2,55,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा खत्म होता है, हम सबसे कर्ज वाले देश हैं, तो यूसीसी खत्म ला दे, सब कुछ कर दे। अगर यूसीसी से पेपर लीक होने रुकते हैं तो यूसीसी लागू कर दे। अगर यूसीसी से बेरोजगारी कम होती है तो यूसीसी लागू कर दे। अगर यूसीसी से हिंदू मुस्लिम कम होता है तो यूसीसी लागू कर दे। अगर यूसीसी से प्रति व्यक्ति कर्जा 4,80,000 घट के 0 हो जाता है तो यूसीसी लागू कर दे। अगर यूसीसी से पेट्रोल, डीजल, दूध, तेल, घी, ब्रेड, गेहूं, आटा, यातायात ये कम होते तो यूसीसी लागू कर दे। लेकिन नहीं, बिकॉज ये सरकार का प्रोपोगंडा है, सरकार का एजेंडा है। और हिटलर का प्रोपोगंडा भी यही जर्मन में होता था और उसका हश्र क्या हुआ था। तो आपने यूसीसी के फायदे सुन लीजिए। यूसीसी से ये सब हो सकता है जो आपने गिनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता। यूसीसी के फायदे उसके लिए दूसरे कानून है, उसके लिए दूसरे कानून है। थोड़ा सा लॉजिकली बात करिए साहब, लॉजिकली बात करिए, थोड़ा लॉजिकली बात करिए साहब। हर किसी चीज के लिए अलग अलग कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अपनी एक वजह है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस किस एरिया को कवर करता है? देखिए, आप नहीं तो सब फिर क्या दिक्कत है इसमें? मैं वही तो पूछ रही हूँ, यूसीसी से ये सब सॉल्व नहीं होगा ना। यूसीसी का नुकसान मुझे पॉइंट वाइज बता दीजिए। मुझे यूसीसी किस चीज को अपने दायरे में लाता है, चलिए ये बताइए। नुकसान मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे बताइए यूसीसी किन किन चीजों को अपने दायरे में शामिल करता है, बताइए। सवाल आपने पूछे हैं आप। हाँ तो सवाल पूछा है तो आप जवाब दीजिए। जवाब मैंने दे दिया, मेरे नुकसान बताइए किस किस चीज को अपने दायरे में यूसीसी लेकर आता है। सुन लीजिए, पहले मेरे दीजिए, उसके बाद मैं आपके सांस्कृतिक, भारत की सांस्कृतिक विविधता को खतरा है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, नंबर 1। इसका जवाब देना, मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं। सांस्कृतिक विविधता को खतरा है भारत का, इसका जवाब नंबर 2। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, आदिवासी सब लोग रहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। नंबर 3, कानूनी और प्रशासनिक जटिलता बहुत हो जाएगी। नंबर 4, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना बढ़ जाएगी क्योंकि वो भी भारत के ही नागरिक हैं। नंबर 5, कार्यान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयां। देश ये विशाल जनसंख्या का देश है, ये 5 करोड़ का इटली नहीं है कि जहां मेलोडी डे तो ये सब कुछ संविधान से ऊपर हो गया। सनातन का नुकसान, ये उस संविधान से ऊपर हो गए जिसमें समानता का अधिकार है। जी नहीं, तो इसलिए पर संविधान में समानता का अधिकार है ना साहब। आर्टिकल 14 बहुत सारी चीजें अपने आप में शामिल करता है, साथ ही समानता का अधिकार संविधान भी देता है। संविधान देता है कि नहीं देता है समानता का अधिकार, मुझे ये बताइए। आर्टिकल 25 का हनन है इससे। सर आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 सब बात ठीक है, लेकिन संविधान में बात होती है कि नहीं होती है समानता की? आर्टिकल 25 नागरिकों को अपने धर्म पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन इससे होगा या नहीं होगा, मुझे बता दीजिए। आदिवासी अपनी प्रथा अपनी तरह से मनाते हैं, क्या वो मना पाएंगे? 25 का हनन है इससे। आर्टिकल 25 का हनन है इससे। आर्टिकल 25 नागरिकों को अपने धर्म पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन इससे होगा या नहीं होगा, मुझे बता दीजिए। आदिवासी अपनी प्रथा अपनी तरह से मनाते हैं, क्या वो मना पाएंगे?
नंबर 3, पढ़ाई देश नहीं की आपने सरकार यूसीसी को, पूरा, फिर आपने नहीं पढ़ा आपने यूसीसी पढ़ाई नहीं साहब। यूसीसी में आदिवासियों के लिए क्या है और क्या नहीं आपने पढ़ाई नहीं अजय जी। आपने, सरकार ने जो आपको लिख के दे दिया कि केवल यूसीसी के फायदे बताइए, आप अपना भेजिए मुझे, आप मैंने भेजिए आपको अपना 5 पॉइंट बताए, इसमें आप जवाब भेजिए दे अपना। दीजिए पूर्णिमा जी। सरकार ने भेज दिया, अलग आप लोग जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, सरकार ने भेज दिया। प्रखर और बुद्धिमान एंकर है। आप मेरे ऊपर फालतू का आरोप मत लगाया कीजिए अजय जी, वरना समस्या हो जाएगी आपके लिए। मैं बता रही हूँ, प्रूफ करिए इस बात को, सरकार ने मुझे कुछ भेजा है, प्रूफ करिए आप अभी फौरन। और क्या करना, आप प्रूफ करिए सरकार ने भेजा है, बिल्कुल भेजा है आपको। प्रूफ करिए, आपका अपना एजेंडा कोई है, आप बोलकर चले जाएंगे और आप निकल जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? नहीं, हम निकल नहीं जाएंगे। मेरे 5 सवालों देखते का रहिए जवाब आप दीजिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने खुली आंखों से को खतरा है, सरकार ने भेजा है। बेवजह की बात करते हैं, अपने पॉइंटर्स क्लियर नहीं, यूसीसी पढ़कर नहीं आए संविधान में। मैं आर्टिकल 14 की बात कर रही हूँ, आप आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं, फिर बात करते हैं सरकार ने भेजा है। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है क्या इससे भारत की? अरे साहब, नहीं है। संविधान के अनुसार सबको समानता का अधिकार है, क्या ये उसका हनन नहीं है अगर नहीं लागू होता है तो? सोशल फैब्रिक, देश की सोशल फैब्रिक खत्म क्यों करना चाहते हैं? कर्जा कम हो जाएगा क्या? व्यापार बढ़ जाएगा क्या? नौकरी मिलेंगी क्या? देश में तेल मिलेगा क्या? पेट्रोल डीजल कम होंगे क्या? यूसीसी से मिलता होता तो मिल जाता प्रभु, यूसीसी से ये नहीं मिलता है, ये यूसीसी से नहीं मिलता है। करवा दीजिए टैक्स से शुरू किया, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं ऋषभ जी। ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप समानता के नाम पर अपना पॉलिटिकल पोलराइजेशन करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। देश में डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को यूसीसी खत्म कर देगा। पूर्णिमा जी, सबसे पहले क्योंकि इन्होंने टैक्स से शुरू किया तो 10 सेकंड पहले उस पर बोल दे रहा हूं। मोदी जी ने कहा था कि गुड्स एंड सर्विस पे एक नेशन में 1 टैक्सेस आएंगे, ये कतई नहीं कहा था। इतना तो पढ़ लिख के आते प्रभु कि 3 टायर जो सिटीज होते हैं उसके अंदर अपने होल्डिंग टैक्सेस, वाटर की बिल टैक्सेस वहां के नगर परिषद, नगर पंचायत डिसाइड करते हैं, जो स्टेट गवर्निंग बॉडी के अंदर आता है। पढ़ के ही अजय जी, खाली आरोप प्रत्यारोप के लिए मिमिक्री मत किया कीजिए चैनल पे बैठ के। दूसरी बात, अरे आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला, बहुत आपके बकवास और झूठ को सुना। अजय जी, मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया है, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, यूसीसी किस लिए है और यूसीसी दिक्कत किसे है और यूसीसी आने से क्या रुक जाएगा, ये जो कह रहे हैं। अभी 4 से 3 दिन पहले लाल किला ग्राउंड में मैं खुद मौजूद था, उस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा था जिसमें आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा और सीना ठोक के कहा, वीडियो बोलिए तो मैं प्ले कर दूं, जिसमें कहा कि आदिवासियों के लिए यूसीसी लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। स्पष्ट रूप से 1 लाख क्राउड के बीच में कहा। मैं वहां पे मौजूद था, भारत 24 और बाकी भी मीडिया मौजूद थी। पॉइंट 1। दूसरी बात में आता हूं, क्या है ये कह रहे हैं यूसीसी आने से रोड बनने बंद हो जाएंगे क्या? मैं ही पूछता हूं आपसे, अगर यूसीसी आएगा तो आपका डिबेट बंद हो जाएगा, अगर यूसीसी आएगा तो सड़कें बंद हो जाएगी, अगर यूसीसी आएगा योजनाएं बंद हो जाएगी, अगर यूसीसी आएगा एम्स में इलाज बंद हो जाएंगे, अगर यूसीसी आएगा तो फ्लाईओवर्स बनने बंद हो जाएंगे, अगर यूसीसी आएगा किसान को क्रेडिट योजना मिलना बंद हो जाएगा, अगर यूसीसी आएगा तो आयुष्मान मिलना बंद हो जाएगा, अगर यूसीसी आएगा तो क्या बंद होगा? बताता हूं, बंद होगा इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, जो ये फड़फड़ा रहे हैं ना और जिस तरह बेचैन हो रहे हैं। यूसीसी लोगों को अधिकार दिलाना है, समानता की बात करता है। अगर कोई महिला है, अगर कोई मैरिज एक्ट है, तो भैया एक देश में 10 मैरिज एक्ट क्यों होगा? एक स्टेट में कोई किसी को धोखा देके निकल जाए उसके लिए अलग कानून, एक स्टेट में कोई अलग कानून। ये देश के लिए अंदर भारतीय जनता पार्टी सदैव एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान की लड़ाई लड़ते आई है और यह लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे अजय जी। और अगर दिक्कत है आपको इस कानून से भी तो दूसरा जगह ढूंढ लीजिए। यह स्पष्ट है, यूसीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव है, लड़ाई लड़ी है और इसे लागू करके रहेंगे। ठीक है, अशोक यादव जी मैं जवाब दूं? दीजिएगा साहब, दीजिएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनको भी मौका दीजिए बोलने का। नहीं 10 सेकंड बोलूं या इसके बाद आ जाऊंगी आपके पास, आ जाऊंगी इसके बाद। 10 नहीं, आपको 50 सेकंड दूंगी, रुकिएगा जरा। नहीं, इन्होंने जो बोला था, अशोक जी आपके पास आती हूँ। मैं बस इतना समझना चाहती हूँ कि जब यूसीसी के जरिए समान कानून की बात हो रही है और सिविल कानून, टू बी वेरी स्पेसिफिक, सिविल कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल तकलीफ नहीं है पूर्णिमा जी। हमारी पार्टी का तो जन्म ही हुआ है समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए, जहां सब लोग एक समान हो। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं, सोशल जस्टिस हमारी मांग है कि सबके साथ एक समान न्याय हो, एक समान नौकरियां हो, एक समान शिक्षा हो, एक समान स्वास्थ्य हो, एक समान कानून लागू हो सबके लिए। लेकिन पूर्णिमा जी, बड़े दुख की बात है
कि जब से 2014 से मोदी जी और 2017 से योगी जी आए हैं, इस देश के और इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ एक समान कानून नहीं लागू हो रहा है, एक समान उनके साथ व्यवहार नहीं हो रहा है। लड़ाई तो इसी बात की है। आज अगर पिछड़ों दलितों की नौकरियों पर, अगर आरक्षण पर बुलडोजर चलता है, क्या एक समान है? सरकार तो शपथ लेती है ना, मुख्यमंत्री शपथ लेता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है कि मैं एक समान रूप से सबके साथ न्याय करूंगा। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे माननीय मोदी जी, ये लोग एक समान न्याय कर रहे हैं? तो जब एक समान संविधान में लिखा है, कानून एक समान न्याय करने की बात करता है, नौकरियां एक समान देने की बात करता है, आरक्षण देने की बात करता है, जब ये सारे चीज नहीं लागू हो रहे हैं, यूसीसी, देखिए समस्या क्या है, इसके मूल में मैं आता हूं। जब आज पूरा देश प्रदेश पेपर लीक से जूझ रहा है, जब हमारा युवा महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है, जब हमारे क्लास 12th के जो सीबीएसई के हमारे छात्र हैं, जब ओएसएम से जूझ रहे हैं, ऑनलाइन स्क्रीन मॉनिटरिंग, मार्किंग, ऑन स्क्रीन मार्किंग से जूझ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है, पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, तो भाजपा कहती आओ चलो यूसीसी खेलते हैं। ये यूसीसी खेलने के लिए यूसीसी लाया गया है, आप ताकि आप इन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाओ। आपको दलितों की बहुत चिंता है, खेल का काम नहीं भैया, खेल का काम नहीं है। आप पीडीए की पॉलिटिक्स अशोक जी करते हैं ना, आप पीडीए की पॉलिटिक्स करते हैं ना साहब। मुझे ये बता दीजिए कि क्या दलितों और पिछड़ों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह विरासत का अधिकार समानता अभी तक नहीं मिलता आया कि नहीं मिलता आया? अडॉप्शन को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर मैं बार बार घूम फिर के यूसीसी के फ्रेमवर्क पर आ रही हूं, आप चले जा रहे हैं नीट पेपर लीक पर। मैं बात कर रही हूं भारत की, आप चले जा रहे हैं जापान पर। मैं बात कर रही हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें समानता का अधिकार है। ना दलितों का अधिकार छिन रहा है, ना फिर पिछड़ों का अधिकार छिन रहा है, ना अदर बैकवर्ड क्लासेस का छिन रहा है। तो फिर किस बात की समस्या हो रही है सर? इतना कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं अशोक जी? पूर्णिमा जी, हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है कि ये स्टेट प्रयास करेगी यूसीसी लागू करने के लिए, यही नहीं लिखा हुआ अनुच्छेद 44 में? तो इस सरकार के पास पावर है, ये पार्लियामेंट में बिल लेकर के आए, वहां बहस हो, स्वस्थ बहस हो, वहां पर जैसा होगा पार्लियामेंट में देखा जाएगा। लेकिन ये यूसीसी क्या है, मैंने वही आपको बताने की कोशिश की। भाजपा जब जब घिरती है, यूसीसी को आगे करती है। भाजपा जब जब घिरेगी, यूसीसी, जब देखिए, जब इस तरह की समस्याएं जब देश में आती है ना, भाजपा कहती है यूसीसी लेके आओ, जरा उस पर बहस कराई जाए, वो जरा हिंदू मुस्लिम लेके आओ, उस पर जरा जो बात छेड़ी जाए, वो जरा हिंदुत्व का मुद्दा लेके आओ, वो जरा हिंदू मुसलमान का मामला लेके। देखिए ये सब चीजें खेल है, गेम है, बिल्कुल खेल है, सही बात है। मूल महिलाओं को जब इनहेरिटेंस में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, प्रॉपर्टी में नहीं मिलता, मेंटेनेंस में नहीं मिलता, आपको महिलाओं की चिंता कहां हो रही है? नहीं हो रही है आपको उनकी चिंता, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सही बात है, आपकी नजर में वो समानता है क्योंकि सोच वैसी है ना सर, सोच वैसी है, सोच को तो नहीं बदला जा सकता ना। ऋषभ जवाब देंगे सर इसका, ऋषभ से जवाब ले लीजिए पहले। आदरणीय प्रवक्ता महोदय, यादव जी 5 सेकंड का काउंटर क्वेश्चन, आप ही को जवाब देने का मौका मिलेगा, प्लीज सुन लीजिए। ये प्रज्वल रेवन्या के शिष्यों के शिष्य, आशाराम बाबू के शिष्यों के शिष्य महिलाओं की बात ये शुरू हो गया, ये बैटरी किधर से चार्ज हुआ? किसने तोता में भरा चाबी? एक ही डायलॉग कितना चैनल पे बोलोगे भाई साहब? एक हिसाब पिटा स्क्रिप्ट लाते हो, हर चैनल पे वही बोलते हो। अरे कुछ नया पढ़ लिख के आओ महोदय। भारत की संस्कृति में अशोक यादव आपका नाम है क्या? ये समाजवादी का सिंबल चेंज हो गया। कोई नहीं, उनको अब बोलने दीजिए इनको। हो गया, निकालिए भड़ा, हो गया। जनता तो सुनती नहीं है, निकालिए बोला, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। बस यही करते रहिए, यही बोल लीजिए, जनता के बीच में बोलते हैं नहीं, जनता सुनती है, यही करते रहिए, यही करते रहिए। आपका फोकस मेरे सरनेम पर रहेगा, आपका फोकस मेरे सरनेम पर रहेगा, आपका फोकस इस बात पर रहेगा कि इनको भी 10 सेकंड नहीं दिए, मुझे भी 10 सेकंड नहीं दिए, और टोटल अपना समय मिला लीजिएगा। अजय जी आपसे कम बात की है बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बैठकर, आपसे कम का समय लिया है, आपसे कम का समय लिया है। हो गया अजय जी, हो गया। आप दलितों के खिलाफ ये ड्रामा करना बंद करिए, ये ड्रामा करना बंद करिए। एक सार्थक चर्चा हो रही है, ड्रामा करना बंद करिए। इतना मेहनत करके झूठ फैलाने का कांग्रेस की। बोलिए, जवाब दीजिएगा ऋषभ जल्दी से। 5 सेकंड में आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये कानून छीनने वाला है या देने वाला है? हाँ या ना स्टेट, जिलेबी मत घुमाइएगा।
ये देने वाला है किसी को बकायदा उसका हक, या छीनने वाला है? बताता हूं बेचैनी कहां है। बात घुसपैठिया की आएगी, लगेंगे फड़फड़ाने। बात यूसीसी की आएगी, लगेंगे फड़फड़ाने। बात एनआरसी की आएगी, लगेंगे फड़फड़ाने। क्योंकि वोट बैंक की चिंता है। हमें हर एक नागरिक को समानता की बात करने वाली, सामाजिक समरसता की बात करने वाली और न्यायपूर्ण सरकार चलाने वाले लोग हमें एक सिंपल जवाब अभी के अभी बता दीजिए। पूरा देश आपको देख रहा है, ये यूसीसी देश में समानता लाएगा या देश में बटराव करेगा? हाँ या ना? जलेबी मत घुमाइएगा, प्लीज जवाब दीजिए। बिल्कुल देखिए, मैं जलेबी नहीं घुमाता हूं। देखिए, यूसीसी का कानून जो बनाया गया था, एक समान रूप से सारे नागरिकों पर जो विवाह का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, जो गोद लेने का अधिकार तो दिक्कत क्या है इसमें आपको? एक समान, सुनिए, एक समान रूप से लागू करने के लिए था। ये तो सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जो यूसीसी की चर्चा हो रही है ऋषभ जी, ये सिर्फ बहकाने के लिए हो रही है। अच्छा, अगर आज लाए तो भटकाने के लिए, चुनाव के समय लाए तो चुनाव जीतने के लिए, जब भी लाए तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो भैया ये चर्चा कहीं नहीं, आपके अंदर राजनीतिक कब्ज है जो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आपको राजनीतिक कब्ज है महोदय, इसलिए यूसीसी, एनआरसी, एसआईआर, घुसपैठिया ये आपको बर्दाश्त होगा नहीं। और उस कब्ज का नाम है तुष्टीकरण कब्ज, जिसका सॉल्यूशन जनता देते रहती है समय दर समय। यूसीसी चर्चा होगी, वोट का चूना चलते रहता है। अशोक जी, अशोक जी, ठीक है। आज देश में डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, चर्चा यूसीसी पे होगी। आज हमारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और चर्चा यूसीसी पे होगी। हर चीज आज हमारे नौजवान आत्महत्या, आज ऐसा हो रहा है तो यूसीसी पर चर्चा छोड़ देते हैं अशोक जी, ऐसा आप काम करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो चर्चा यूसीसी पर छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, राज्यों को कह देते हैं सुनो अभी मत लागू करो, क्योंकि अभी जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इस पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है तो इसको लागू ही नहीं करते, अभी ऐसा चाहते हैं आप, यही कह देते हैं। फिर जनता हमें चुनी है और हमें पता है कब क्या लागू करना है। ठीक है अश्विनी जी, इतना अच्छा बौद्धिक रहता तो सरकार में बैठा ही रहती। ठीक है अश्विनी जी, पहले आपके पास, फिर रमनीश जी मैं आपके पास आऊंगी। अश्विनी जी, यहाँ पर दो बातें बार बार निकल कर आई। एक तो आर्टिकल 25 का जिक्र हुआ जो कि रिलीजियस फ्रीडम देता है, दूसरा संविधान के आर्टिकल 14 का जिक्र होता है जो कि इक्वालिटी यानी समानता की बात करता है। अब जाहिर है कि जब आप समानता लाने की बात करेंगे तो रिलीजियस फ्रीडम के साथ टकराव होगा, जब आप रिलीजियस फ्रीडम को ऊपर रखेंगे तो समानता के साथ टकराव होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट का यूसीसी पर और लोगों पर धर्म विशेष किस तरीके का असर पड़ेगा, ये कितना इंपैक्टेड आपको नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी पर कई बार बात की है। देखिए, आर्टिकल 25 का यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुछ लेना देना नहीं। आर्टिकल 25 हर किसी को अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का, अपने धर्म का पालन करने की इजाजत है। पर्सनल लॉ एक लॉ है, व्यक्तिगत कानून है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक देश में जब पार्लियामेंट के आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में लिखा है कि लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से जो लॉ पास होगा वही लॉ लागू होगा। और जब आर्टिकल 44 में स्पेसिफिकली हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद 289 संविधान सभा के सदस्यों ने कहा, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उन्होंने कहा कि राज्य भारतीय सीमाओं के भीतर अपने नागरिकों को कानूनों का एक एकीकृत समूह प्रदान करने का जो है प्रयास करेगा। तो यानी जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसके मुताबिक देश में विवाह को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, विरासत को लेकर, गोद लेने को लेकर, तलाक, भरण पोषण जैसे मामलों में एक जैसा कानून होना चाहिए। एक तरफ तो देश में हिंदू महिलाओं के लिए और हिंदू पुरुषों के लिए फाइनेस्ट कानून है, डाइवोर्स को डील करता है, मेंटेनेंस को डील करता है, इनहेरिटेंस को डील करता है, सक्सेशन को डील करता है, एडॉप्शन को डील करता है। दूसरी तरफ वही पर्सनल लॉ है जिसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ धर्म विशेष की बात करता है। तो ये 25 से गलत तरीके से लोग हैं, क्योंकि धर्म पर आघात नहीं है। एक ऐसी पद्धति चली आ रही है जो आजादी से पहले इस देश में, जिसमें कहते हैं कि हम संविधान के मुताबिक नहीं चलेंगे। तीसरी बात, इसी देश में गोवा में और फिर उसके बाद फॉलोड बाय स्टेट ऑफ उत्तराखंड में अगर आप देखें तो बिना किसी नागरिकों में लिंग के भेद किए हुए पति पत्नी के बीच में, बच्चों में धर्म के बिना ही जो है समान रूप से जो कानून है वो सबका लागू हो रहे हैं। अब समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य यह है कि धार्मिक रीति रिवाजों और शास्त्रों पर आधारित जो प्रत्येक धार्मिक समुदाय पर लागू होने वाला पर्सनल कानून है, व्यक्तिगत कानून है, वो जो है नहीं लगेगा। इसके बजाय एक
एक यूनिफाइड कोडिफाइड कानून होगा जिसमें अदालतें निर्णय करेंगी कि किसी केस में तलाक ऐसा तो नहीं कुछ शब्दों के कहने पर, पत्र भेज देने पर, व्हाट्सएप से मैसेज दे देने पर हो जा रहा है, एक महिला को तुरंत तलाक दे दिया जा रहा है, या जो कोडिफाइड हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के मुताबिक। अब एक बात बताइए, इनहेरिटेंस में यह होता है कि बच्चों के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होगा, और वहीं दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल नहीं होगा। लॉ एक कहता है एक तरफ कि महिलाओं को अगर भरण पोषण नहीं मिल रहा है तो वो अदालत में जाकर के सेक्शन 125 सीआरपीसी अब बीएनएसएस की जो धारा है उसके मुताबिक मेंटेनेंस ले सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यह है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग डिसाइड करेंगे कि मेंटेनेंस का क्वांटम क्या होना चाहिए। वसीयत के केस में महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार जो मिलता है, एक तरफ वो कोडिफाइड लॉ है, और दूसरी तरफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उस पर डिबेट हो। और इसलिए जरूरी है कि देश में समानता बढ़ावा देने के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए, राष्ट्रीय एकता का समर्थन करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, और जो व्यक्तिगत पर्सनल लॉज है उसमें खामियों के लिए जरूरी है कि यूनिफाइड लॉ। आपने आर्टिकल 14 की बात कही, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। पूर्णिमा मिश्रा है इसलिए उनको अधिकार मिलना चाहिए, और हमारी कोई मुस्लिम बहन वो हिंदू नहीं है इसलिए उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि जो समान नागरिकता होगी तो आर्टिकल 14 का सही तरीके से यू कांट हैव टू सेट ऑफ रूल्स। ऑन द वन साइड आप ये नहीं कह सकते कि हम तो संविधान के अनुसार चलेंगे, और दूसरी तरफ कहेंगे नहीं आप व्यक्तिगत कानून के अधिकार चलेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी हैज टू बी प्रैक्टिस्ड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मूल उद्देश्य है। ठीक है सर। धारा 370 ट्रिपल तलाक, महिला रिजर्वेशन बिल, बाद में जब वो डिलिमिटेशन के साथ आया, और उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब विपक्ष का विरोध देखने को मिला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे अजय जी, अरे एक सवाल अरे रुक जाइए ना प्रभु, पहली बार आए हैं क्या? आप ही पूछ लीजिएगा क्या सारे सवाल? आप फिर इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए सर, फिर एडवोकेट आप ही पूछ लीजिएगा सारे सवाल, आप इधर आ जाइए, ऐसा करिए। भारत में सभी नागरिकों के लिए आपराधिक कानून तो एक समान है। भारत में सभी नागरिकों के लिए आपराधिक कानून तो एक समान है, लेकिन व्यक्तिगत मामले, पर्सनल लॉ अलग अलग धर्मों में अपने नियम, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अश्विनी जी 30 सेकंड्स अश्विनी जी फॉर द आंसर। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मूल उद्देश्य है जो व्यक्तिगत कानूनों में खामियां हैं उनको दूर करने का। वर्तमान में जो विभिन्न धर्म हैं जिसमें व्यक्तिगत कानून है उसमें बहुत सारी एम्बिग्युइटी है, और इनमें ऐसे मूल्य हजारों साल से चले आ रहे हैं जो वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है। तो जो समान नागरिक संहिता है वो पुराने कानूनों को दूर करके वर्तमान में जो अनुरूप जो जरूरत है उसके हिसाब से महिलाओं को, बच्चों को उनका हक देने के लिए जरूरी है। देश में दो तरह की प्रैक्टिस नहीं हो सकती, एक प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश की विविधता को ठीक है। ओके अश्विनी जी, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है अश्विनी जी, आपका जवाब मिल गया। अब अजय जी जरा रुकेंगे। रमनीश जी, कास्ट और रिलीजियस बेस्ड पोलराइजेशन होने का डर है क्या, या फिर किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं है इनके पास जो यूसीसी को लेकर इतना विरोध है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं जब, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा तो है नहीं। जनसंघ के ज़माने से लेकर के आज तक 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का नया नाम जब दिया जाता है जनसंघ के बाद, तब से ये पुरजोर समर्थन किया है। और आज तक भी हेमंत दादा ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक नहीं होता और मैं भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं होता तो असम में भी ये लागू नहीं हो पाता। बात है कि वन नेशन की जब हम बात करेंगे, एक राष्ट्र, तो वन सिविल कोड की भी बात करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वह भी, उनका भी आह्वान यही था, उन्होंने भी, उनका भी विजन यही है कि हमारा एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। फिर बात करें कि देश में देखिए
करके जो माहौल बनाने के प्रयास कर रहे हैं कि जो एक तबका जो है अल्पसंख्यक, जबकि एक उनकी बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वो नाराज़ हो जाएंगे। और उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए आप देखिए कि टीवी पे बैठ करके और जो बाहर में जो नेता हैं वो राग अलाप रहे हैं। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से है कि नमाज हो, चाहे पूजा हो, चाहे हमारा मंदिर जाने की बात है, चाहे मस्जिद में, इसमें कोई भी किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं है। इसका सीधा जो संबंध है वो है विवाह से, चाहे उत्तराधिकार से, चाहे मैरिज सर्टिफिकेशन से, चाहे लिव इन जो है इन है रिलेशनशिप उसका सर्टिफिकेशन से। और दूसरी बात है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जो जिसमें एक ऑटोनोमस तरीके से जो स्वायत्ता और स्वतंत्रता दी गई खास करके मुसलमानों को कांग्रेस के द्वारा, मुझे लगता है उसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने की बात आती है। लेकिन यहाँ पे जब हिंदू कोड बिल लेकर के जब हम लोगों के लिए लेके आया जाता है तो उसका सबसे पहले विरोध करने वाले राजेंद्र बाबू थे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर वो कुठाराघात था। तो उसमें ये सारे के सारे लोगों की कोई भी आवाज नहीं है, चूंकि इन्हीं का तो था, ये प्रावधान ही था, इन्होंने लेके आए। फिर बात करूं कि जब आप 1991 वर्शिप एक्ट हमारे खिलाफ लेकर के आया जाता है ताकि हम मंदिरों के लिए आवाज ही ना उठाएं, 1947 के बाद जो भी जिस तरीके से जिस स्वरूप में है उसके ऊपर हम 50,000 से ज्यादा मंदिर है उसके ऊपर आवाज ही ना उठाएं। उसके बाद फिर कम्युनल वायलेंस एक्ट जब 2012 में लेकर के ये लोग आते हैं कि कोई भी दंगा फसाद होगा इसमें हिंदू जो है वही आरोपी सिद्ध होगा, तब तो कोई भी आवाज नहीं आती। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लेकर के आया जाता है, खास करके कश्मीर की बात करूं, धारा 370 हटने के बाद वहां पे 2 झंडे इसके पहले लगाए जाते थे, एक कश्मीरी झंडा, उसके बाद एक तिरंगा। आज वहां पे हर जगह एक ही तिरंगा के झंडा लगाया जाता है। तो ये हमें जिस तरह की आजादी, नहीं, और कोई परेशानी नहीं वहां पर, यूनिफॉर्म आज कोई परेशानी नहीं। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे किसी को असम में लागू होने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, पूर्णिमा मध्य जी, प्रदेश गोवा में सबसे पहले से कब से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। जबकि वहां पे तो हिंदू की आबादी के साथ साथ वहां पे मुसलमान और क्रिश्चियन की बहुत बड़ी आबादी है। फिर मैं बात करूं, दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है, दिक्कत उन सियासतदान को है जिनकी दाल आज गल नहीं रही है, जिनको आज लग रहा है कि हर चुनाव पे चुनाव हारते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुसलमानों को हम खुश करने के लिए ऐसा कौन सा सगुफा लेकर के आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपको क्या चाहिए? 4 शादी करने के लिए, गोश्त खाने के लिए दे दिया जाए, तब बड़े खुश हो जाएंगे ये लोग। नहीं, इनका नहीं, ये आप 4 शादियों की बात करिए, 4 शादियों की बात करी जाए, लेकिन 4 शादी क्यों होनी चाहिए? नहीं, ये फूड एंड चॉइस की बात है, यही तो है ना। ये चॉइस की क्या बात होती है? गाय का गोश्त खाए तो ये चॉइस की बात होती है? ये हमारे सनातन धर्म का ये अपमान नहीं होता है क्या? ये लोग देखने आते हैं क्या? और ऊपर से मांस का टुकड़ा मंदिर के आगे फेंक देते हैं। ठीक है, अशोक जी इस पर काउंटर रखना चाह रहे हैं। अशोक जी टाइमर रखेंगे साथ में। अशोक जी देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि जिस तरह की बात यहाँ पर जो रमनीत वत्स जी कह रहे हैं, ये बड़ी आपत्तिजनक बात है। आज चाहे स्वामी अवधूतानंद हो, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, सभी लोगों ने एक सुर से मांग किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और पूरे देश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में ऐसा नहीं कर रही है, क्योंकि उसके जो शासित राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उन राज्यों में गो हत्या प्रतिबंध नहीं है। तो गाय कहीं माता हो जाती है, कहीं गाय काटी जाती है। दूसरी बात में आपको अभी संविधान ऐसे माता को माता नहीं मानेंगे क्या? सुनिए, आपकी सरकार गोवा में माप दी, आप सर्टिफिकेशन की मांग करते हैं क्या? सर्टिफिकेशन जब तक नहीं दिया जाएगा तो आप सम्मान नहीं देंगे क्या? गाय हमारी माता है ना भाई, लेकिन उन्हीं माता को 1986 में गौपालकों और गौवंशों और गायों को हत्या करवाने वाला कौन था? आप लोग जिसके गठबंधन में हैं। अशोक जी, इतना दुख आपको तब क्यों नहीं होता है जब महिलाओं के लिए तलाक को लेकर अलग अलग कानून होते हैं, जब महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं मिलता, गोद लेने का अधिकार अलग अलग तरीके का होता है, तब आपको इतनी तकलीफ क्यों नहीं होती? फौरन आप आ गए, फौरन आपने गोश्त वाली बात पकड़ ली और आप उसमें इनसेंसिटिव आपने फील कर लिया, आप इतना इनसिक्योर उस पर हो लिए। बाकी मुद्दों पर भी तो थोड़ी सी अशोक जी बात किया करिए। अजय जी, सब में आप नहीं बोलेंगे सर, प्लीज रुक जाइए। 10 बार कह चुकी हूं मैं आपको, 10 बार कह चुकी हूं, हर समय आप नहीं बोलेंगे।
किरण रिजिजू मंत्री है, हर समय आप नहीं बोलेंगे ना सर, हर समय आप नहीं बोलेंगे। नहीं, आपके साथ सुन जाएंगे। ठीक है, किरण मुझे रिजिजू सिर्फ को इतना अभी बता बता दीजिए कि डिवोर्स केसेस से लेके मेंटेनेंस तक, इनहेरिटेंस तक महिलाओं को बराबरी का अधिकार हर धर्म में मिलता है। हाँ या ना में बताइए, शर्म नहीं आती? हाँ या ना में बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स चलती रहती है आपकी, नहीं, कोई वाइस चांसलर नहीं है। तो क्या ये गलत कहते हैं आप लोग महिला विरोधी है? अपने आप को एक्सपोज करते रहते हैं घड़ी घड़ी। करते हैं, लेकिन ऋषभ आप जी, सरकार को एक मिनट फेवर रखिए, मत करिए। किरण रिजिजू से आप ऐसे नहीं पूछेंगे। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम अजय जी नहीं दे पाऊंगी, आप पूरा बोल चुके हैं इसमें। ऋषभ आइएगा। पूर्णिमा जी देखिए, 3-4 महत्वपूर्ण विषय है। पहली बात, यूसीसी देश में समानता की बात करेगा। दूसरी बात, यूसीसी से महिलाओं को हिम्मत मिलेगी। तीसरी बात, इस देश में किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि इस देश का कानून उसके लिए गलत रूप से कार्य कर रहा हो। हम तो इस रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आती है राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात। इतनी बेचैनी क्यों, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि हर मुद्दे पे, जब ट्रिपल तलाक आया तो महिला भाजपा के साथ खड़ी नजर आई। जब 370 हटे, कश्मीर के लोग कुछ जो एक दो तो एक्सेप्शन कहीं भी होते हैं, भाजपा के साथ खड़े नजर आए। और जब भी कोई देश हित के लिए मुद्दा निकल कर आता है तो देश की जनता भाजपा के साथ खड़ी नजर आती है। इनको बस तकलीफ इस बात की है कि हर मुद्दे को पोलराइज करके हम क्यों देश में विद्रोह नहीं पैदा कर सकते। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता समझ रही है। जब देश में डाइवर्सिटी की बात आती है तो वो डाइवर्सिटी अलग अलग तरीके से आती है ना, तो यूसीसी उस डाइवर्सिटी को खत्म नहीं कर देगा। मैम कैसे खत्म करेगा? मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन का सेक्टर कहां पे लेकर आते हैं ये लोग? जाति पे। और जाति पे जब SC/ST की बात करते हैं उस पर गवर्नमेंट ने क्लियर तौर पे कह दिया है। और जहां तक आप स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, असम के अंदर समीकरण बहुत डिफरेंट थे मैम, और वहां पे लागू करना असम की डिमांड है, जनता की डिमांड है। और उसी जनता जिसने भाजपा को पुनः चुना है, तो हम पे विश्वास है तो हम योजना लेकर आ रहे हैं। आप पे विश्वास रहता तो आपको चुन के आती ना साहब, चुन के तो आती नहीं है, तो बकर बकर करते रहिए। रोज बोलो, झूठ बोलो। 30 अरे सेकंड। ये मिनिस्ट्री बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, इसको कुछ नया लाइए, कुछ नया बनाइए। जनता सुनती नहीं है, कैसे बेशर्म टाइप बैठ जाते हैं हर बार एक ही झूठ बोलकर। कुछ नया लाइए। मैं कुछ सुना दूं, जख्म दिल पे खाते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। और सुनाओ कुछ नया, आपके लिए क्या लाइन लिखा हूं, सुनो घर मिलेगा। सुनो गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना भारत पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आएंगे, सबसे आगे होंगे एनडीए वाले। कांग्रेसियों कभी आना नहीं, देश लूटने, सत्ता सुख के लिए। बहुत सारे आप कह रहे हैं ओके आप नहीं ठीक है आप कह रहे हैं झूठ बोलो, बार बोलो, एक ही डायलॉग हर चैनल पे बोलो। आपने अभी कहा कि सबसे आगे होंगे इंडिया वाले, तो मैं कंफ्यूज हो गई, ये इंडिया वाले या भारत वाले? इंडी वाले। ठीक है, ये इंडी वाले। ओके, 30 सेकंड्स रमनीश जी, जल्दी से 30 सेकंड्स। अजय जी, काला कौवा की तरह जिस तरह से आप रमनीश नहीं ये सही नहीं मैं 30 कहना सेकंड चाहता हूँ कि जिस तरह से लगातार ये बोल रहे हैं सही नहीं है। देखिए, देश विविधता वाला देश है और इस विविधता में ही संस्कृति हो सकती है, लेकिन न्याय में नहीं। और बात करूं कि ये जब यूसीसी की बात करते हैं तो सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, और मुझे लगता है सोशल रिफॉर्म की जब बात आती है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है, जैसा कि धारा 370 में हुआ, ट्रिपल तलाक के मामले में हुआ, और जो हमारा 500 साल का लंबा एक अंतराल में राम मंदिर है उसको भी हम लोगों ने बनाया। तो आज देखिए, जहां तक बात है कि ऑलरेडी गोवा में लागू है, उत्तराखंड में, असम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, हर एक जगह में, खास करके बीजेपी शासित प्रदेश है वहां तो बिल्कुल होगा। और वहां पे समान नागरिकता, वहां पे एक ही नागरिकता कानून रहेगा। आप लोग कितना भी कुछ भी करते रहे, और अजय जी आप लोग जो है ना, खास करके राहुल जी और आप लोगों की जनता जो है सुन नहीं रही है अब। रिक्वेस्ट कर, और इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है आप नीतियों में पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। आप नैतिक रूप से बहुत गिरे हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप लोग महिलाओं की बात करते हैं ना, आप ही का डिप्टी स्पीकर था ना, डिप्टी स्पीकर आप ही का था ना, के रमेश कुमार, उसने कहा रेप करो और मजा लो, और आप लोग महिलाओं की बात करेंगे। 20 सेकंड बेशरम है आप लोग। 20 सेकंड फॉर यू। बापू के शिष्य के शिष्य बोलिएगा 20 आसाराम सेकंड। बापू के आश्रम में आप ही लोग लेटे रहते थे, आप ही लोग वीरेंद्र ब्रह्मचारी के आश्रम में लेटे रहते थे, आप ही लोग रहते थे। मजबूत करते हो। ओके सर, अगर देश धर्मनिरपेक्ष है तो कानून विविधता वाले क्यों हैं? कानून भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए ना, धर्मनिरपेक्षता तो यूसीसी में ही है। अगर आप कहते हो कि सेक्युलर कंट्री है तो कानून भी सेक्युलर करो, फिर पर्सनल लॉ वाले कानून क्यों देश में चलने चाहिए?
सभी भारतीयों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इसे संभव बनाती है। अभी धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में समानता नहीं है। जैसे भारत में हमारे मुस्लिम भाई एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, वही हिंदू उसी असमानता को खत्म करने के लिए, समानता को लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना शुरू हो चुका है। और क्या ये समय की जरूरत है देश में कि एक समान कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है।